गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक नोट्स और कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि नेक्स्ट डे हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्या किसे कहते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, डायमेंशन क्या है, उसके जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी सॉल्व कराए। अब स्टूडेंट यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव के हमारे पास क्या है, दो एप्लीकेशन है, दो अनुप्रयोग है स्टूडेंट हमारे पास। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे स्टूडेंट। क्या निकालेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालेंगे स्टूडेंट? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछी जाती रहती है। तो स्टूडेंट्स आइए हेडिंग डालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्टूडेंट हम क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे स्टूडेंट्स। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है स्टूडेंट्स, उसे हम दो प्रकार से फाइंड करते हैं स्टूडेंट। उसे हम क्या करते हैं? दो प्रकार से फाइंड करते हैं। उसमें पहला स्थिति है हमारे पास अक्षीय स्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली स्थिति में क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे? तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट? तीव्रता निकालेंगे। किसमें? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट। एक हमारे पास दूसरा होता है स्टूडेंट निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालने में क्या है? ई निकालने हैं और उसके अंदर पहले निकालने हैं अक्षीय स्थिति में। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमें पहले ई निकालने के लिए क्या बनाना होगा स्टूडेंट? वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। तो स्टूडेंट हम बनाते हैं यहाँ वैद्युत द्विध्रुव। मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। इसके सिरे पर माइनस क्यू मानना है, इसके सिरे पर प्लस क्यू मानना है। दोनों के बीच की दूरी क्या मानना है स्टूडेंट? हम 12 मानना है। हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि एक के सिरे पर माइनस क्यू, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू और बीच की दूरी हमारे पास क्या है? 12 है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और हम चाहें तो ए बी को भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। क्यों? क्योंकि ए के सिरे पर माइनस क्यू, बी के सिरे पर प्लस क्यू और ए बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है? 12 है। तो इसलिए हमारे पास ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और ए और बी का हम मध्य बिंदु मानते हैं ओ है। यहां से यहां की डिस्टेंस क्या मानते हैं? हम एल मानते हैं। यहां से यहां की डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? ये भी एल होगी। ये हमारे पास बन गया स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब अक्षीय स्थिति का मतलब है कि जिस दिशा में आप, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बना रहे हैं, जिस दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, उसी दिशा में आप क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट उसी दिशा में क्या निकालेंगे? जिस दिशा में आपने माइनस क्यू और प्लस क्यू लिया है, उसी डायरेक्शन में आप क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसको निकालने के लिए आपको उसी दिशा में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में आपको क्या निकालना होगा? ई का मान निकालना होगा। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति उसे कहते हैं जिस दिशा में आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना रहे हैं, उसी दिशा में आपको क्या निकालना होगा स्टूडेंट? उसी दिशा में आपको ई निकालना होगा। उसी दिशा में क्या होगा स्टूडेंट?
ई निकालना होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है स्टूडेंट हमारे पास? अक्षीय स्थिति। तो हमारे पास यहाँ हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो क्या है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इससे यहाँ कितनी दूरी पर, मान लो हमारे पास कोई पॉइंट क्या है P, और इसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब स्टूडेंट जब माइनस क्यू से यहाँ तक निकालेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस चाहिए, प्लस क्यू से यहाँ तक निकालेंगे तब भी हमारे पास डिस्टेंस चाहिए। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बिंदु O से एक डिस्टेंस लेता हूँ P तक। बिंदु O से जो P तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या है स्टूडेंट? वो है हमारे पास R। बिंदु O से P तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? R। अब आइए स्टूडेंट्स इस चित्र के बारे में लिखते हैं। चित्र के बारे में हमारे पास कैसा लिखना है? पहले ए बी हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक ए के सिरे पर माइनस क्यू, बी के सिरे पर प्लस क्यू, ए बी के बीच की दूरी 2l। अगर इस प्रकार की कंडीशन दिखाई दे तो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो हमारा सीधे ए बी क्या है? तो लिखते हैं माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। आघूर्ण है ए बी हमारे पास क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ए के सिरे पर क्या है हमारे पास? माइनस क्यू। ए के सिरे पर माइनस क्यू तथा बी के सिरे पर हमारे पास क्या है? प्लस क्यू। बी के सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। ए के सिरे पर माइनस क्यू, बी के सिरे पर प्लस क्यू। ए और बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है? 2l है। ए बी के बीच की दूरी 2l है। ए बी का मध्य बिंदु O है। ए बी का हमारे पास जो मिड पॉइंट हमारे पास क्या है? वो O है, यानी मध्य बिंदु हमारे पास A और B का मध्य बिंदु हमारे पास क्या है? O है। O से R मीटर की दूरी पर हमारे पास क्या है? कोई बिंदु P है। O से हमारे पास यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी है? R मीटर है। तो हमारे पास O से R मीटर की दूरी पर हमारे पास क्या है? कोई बिंदु P है, जहां हमें क्या निकालना है? E। O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आइए स्टूडेंट, ये हमारे पास पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट? माइनस क्यू निकालेंगे। पहले माइनस क्यू के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निकालेंगे प्लस क्यू के कारण। तो हमारे पास बिंदु आवेश के कारण जो फार्मूला है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले हमारे पास क्यू कितने? हमारे पास 1 है। और डायग्राम हमारे पास क्यू कितने हैं? 2। एक हमारे पास माइनस क्यू, एक हमारे पास प्लस क्यू। डायग्राम हमारे पास 2 क्यू है, लेकिन हमारे पास इस फार्मूले हमारे पास 1 क्यू है। तो साफ सी बात है, इस क्यू के कारण अलग निकालेंगे, इस क्यू के कारण अलग निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकालते हैं? माइनस क्यू के कारण क्या? ई। माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो हमारे पास ये चार्ज नेगेटिव है। तो चार्ज नेगेटिव के लिए हमारे पास बिंदु P से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी? मान लेते हैं माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसे क्या मानते हैं हम? E1। उसकी दिशा माइनस क्यू के लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? माइनस क्यू की तरफ होती है। और प्लस क्यू के लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? आवेश से दूर। माइनस क्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? क्यू की तरफ। और प्लस क्यू के लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? आवेश से दूर।
दूर। तो ये हमारे पास आवेश से दूर है प्लस क्यू के लिए, और माइनस क्यू के लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्यू की तरफ है। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ लिखते हैं माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे क्या मानते हैं हम E1। माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसे क्या मानेंगे E1। अब स्टूडेंट यहाँ से निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला में क्या है, दूरी R है। यहाँ से यहाँ तक हम इस बिंदु को निकाल रहे हैं, तो हमारे पास इसके कारण हमारे पास E की डायरेक्शन इधर है, माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्यू की तरफ है। लेकिन हमारे पास बिंदु P से A के बीच की दूरी चाहिए हमारे पास। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास R है। कुल दूरी हमारे पास बिंदु ए से पी के बीच की हमें क्या चाहिए, इसके लिए जब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो आपको पॉइंट ए से और पी के बीच की क्या चाहिए, दूरी चाहिए, आर का मान चाहिए। आर देखते हैं कितना होता है स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमारे पास दूरी कितनी है, यहाँ से आधा दूरी हमारे पास आर है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारे पास कितनी है, एल है। तो हमारे पास ए से पी के बीच की दूरी क्या होगी, आर प्लस एल। क्या होगी स्टूडेंट, हमारे पास दूरी क्या होगी हमारे पास, आर प्लस एल। तो हमारे पास लिखते हैं E1 बराबर, फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/4πε0 क्यू। और हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव क्यू ना रखा जाएगा, नेगेटिव क्यू ना रखा जाएगा, पॉजिटिव भी रखते हैं, चाहे आवेश नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको पॉजिटिव ही रखते हैं। तो क्यू बटे हमारे पास आर कितना है, आर हमारे पास होगा स्टूडेंट आर प्लस एल, यानी मेरे पास दूरी कितनी होगी, दूरी हमारे पास होगी टोटल दूरी पी से क्यू ए तक की हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास एल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास आर है। तो टोटल दूरी हमारे पास हो जाएगी एल प्लस आर। टोटल दूरी हमारे पास हो जाएगी स्टूडेंट्स एल प्लस आर या आर प्लस एल। अब हमारे पास फार्मूले में हमारे पास स्क्वायर भी है, दूरी का स्क्वायर, तो दूरी का स्क्वायर हो गया। इसे मानते हैं स्टूडेंट्स हम समीकरण एक। माइनस क्यू को कारण से वैद्युत की तीव्रता स्टूडेंट वो आई E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आई माइनस क्यू के कारण। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखते हैं प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण क्या लिखेंगे स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसे क्या मानेंगे, हम E2 मानेंगे, यानी प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या है, E2 है, और माइनस क्यू का हमारे पास क्या है, E1 हमारे पास। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स E2 बराबर 1/4πε0 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। अब आर हमारे पास दूरी हमारे पास प्लस क्यू से निकाल लें, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए हमारे पास, यहाँ से मतलब बी से पी के बीच की दूरी चाहिए स्टूडेंट। तो पी के बीच की दूरी निकालने के लिए स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, टोटल दूरी हमारे पास यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक कितनी है, आर है। अरे भाई पी से ओ के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, आर है। इस R में से अगर मैं इतनी L डिस्टेंस, इस R में से इतनी L डिस्टेंस कम कर दूं, इतनी डिस्टेंस कम कर दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, इतनी हमारे पास B से P के बीच की दूरी आएगी। कहने का तात्पर्य है हमारे पास O से जो P के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, R है। O से P के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, R है। इस R में से मैं अगर इतनी दूरी यानी इस L O से B के बीच की दूरी जो L है, L को कम कर दूं यानी माइनस कर दूं, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ की दूरी प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट। तो हमारे पास दूरी हमारे पास क्या होगी, हमारे पास B से P की जो दूरी हमारे पास वो होगी स्टूडेंट R में से L कम, यानी हमारे पास हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इसे मानते हैं स्टूडेंट समीकरण नंबर 2, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें स्टूडेंट। अब हमने माइनस क्यू का हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आई, प्लस क्यू का हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आई हमारे पास स्टूडेंट्स। अब हम निकालेंगे क्या, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट्स, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे स्टूडेंट। अब कुल वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या करना होगा हमारे पास, तो हमारे पास होगा E बराबर E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 का कहने का मतलब हमारे पास इन दोनों में हमारे पास जो मैक्सिमम यानी अधिकतम इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से जो कम है उसको हटा देंगे। हमारे पास यहाँ माइनस है, आर माइनस है, यहाँ आर प्लस है। अगर हर में हमारे पास मान ज्यादा हो तो साफ सी बात है हमारे पास ये वाला मान कम होगा। हर का मान ज्यादा है क्योंकि यहाँ डिस्टेंस हमारे पास जुड़ रही है, हमारे पास दूरी जुड़ने के कारण हमारे पास इसका मान कम होगा। या हमारे पास दूरी घट रही है तो हमारे पास इसका मान क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। तो हमारे पास क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इस वाले में से इसको घटा देंगे स्टूडेंट। तो हम लिखते हैं E बराबर 1/4πε0, यानी इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से इस तीव्रता को क्या करते हैं स्टूडेंट, घटा देते हैं। तो हमारे पास E 1/4πε0 और क्या होगा Q/R-L का होल स्क्वायर माइनस E1 का मान 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें। आइए स्टूडेंट, मैं इसे रफ करता हूँ, मैं इसे अब रफ करता हूँ। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो हमारे पास इसमें क्या है Q/4πε0, Q/4πε0 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इसे हम लिखते हैं Q एकम Q/4πε0, यहाँ बचेगा 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस, ऐसे हमारे पास Q की गुणा 1 से करेंगे तो Q एकम Q/4πε0 1/R+L का होल स्क्वायर। दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, Q/4πε0 यहाँ कॉमन है, Q/4πε0 यहाँ कॉमन है। तो ये हो जाएगा Q/4πε0, यहाँ बचा 1/R-L का होल स्क्वायर और ऐसे ही यहाँ बचा R+L का होल स्क्वायर। यहाँ बचा Q/4πε0 कॉमन कर लिया हमारे पास, यहाँ बचा 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बचा 1/R+L का होल स्क्वायर। आइए स्टूडेंट इसे अब सॉल्व करते हैं, तो इतने मैटर को मैं अब रफ कर देता हूँ। अब Q/4πε0 तो स्टूडेंट हमारे पास ऐसे ही है, इसकी गुणा इससे करो, R+L का होल स्क्वायर की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R+L का होल स्क्वायर माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, R-L का होल स्क्वायर बटे में इसकी गुणा इससे की तो हमारे पास R+L का होल स्क्वायर एकम R+L का होल स्क्वायर माइनस है तो माइनस R-L का होल स्क्वायर एकम तो R-L का होल स्क्वायर, इसकी गुणा इससे करो हमारे पास तो दोनों हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर यहाँ है, होल स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर लगा लो। ये हो गया A माइनस बी ए प्लस बी, A माइनस बी ए प्लस बी, और फार्मूला क्या होता है A स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। A माइनस बी ए प्लस बी या A प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है हमारे पास R स्क्वायर माइनस यानी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास कितना हो गया। अब स्टूडेंट Q/4πε0 को ऐसे रहने दीजिए, ये हमारे पास फार्मूला हो गया A प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2AB माइनस, ये हो गया A माइनस बी का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2RL, R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही। तो E बराबर Q/4πε0 ऐसे ही, R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर 2RL माइनस, अंदर क्या कर दो, माइनस से गुणा कर दो। माइनस से जैसे ही गुणा करेंगे जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। हमारे पास आर स्क्वायर किसका है, प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, माइनस के आर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, माइनस के एल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2RL। ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, हमारे पास कैंसिल हो हमारे पास। तो E बराबर क्यू बटे 4 पाई F नॉट 2RL हमारे पास ये है, 2RL हमारे पास ये है, ये हमारे पास हो गया 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। E बराबर क्यू बटे 4 पाई F। अब हम क्या करते हैं, इस क्यू को यहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं यहाँ, तो ये लिखते हैं 1/4 पाई F नॉट 4QL इंटू आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर की पावर 2। स्टूडेंट हमारे पास क्यू है, क्यू गुणा में है तो अंश में क्यू को चाहो आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से आर को यहाँ यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन लिखेंगे अंश में, अंश में है तो अंश में कहीं भी गुणा में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले 4 लिखा, फिर क्यू लिखा, फिर एल लिखा, आर को बाद में लिख दिया। तो E बराबर 1/4 पाई F अब हम 4 को क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, क्यू एल इंटू आर अपॉन एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। और चूंकि सबको पता है P बराबर क्या होता है, 2QL होता है, तो इस 2QL की जगह हम क्या रख देंगे स्टूडेंट, P रख देंगे हमारे पास। तो बात हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई F नॉट 2 इंटू P एल स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला आया, ये आया हमारे पास बहुत बड़े वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, बड़े द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमारे पास कितना आया स्टूडेंट, बड़े द्विध्रुव आघूर्ण के लिए मात्रक न्यूटन कूलम। यहाँ होल स्क्वायर हमारे पास, देखो यहाँ भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है हमारे पास। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास बड़े द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, हम निकालते हैं छोटे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। बड़े द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई F नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए स्टूडेंट हमारे पास कंडीशन होती है, कंडीशन हमारे पास ये होती है कि हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ से यहाँ की दूरी L, यहाँ से यहाँ की दूरी L, यहाँ हमारे पास दूरी क्या थी R बिंदु पर कोई। छोटे द्विध्रुव आघूर्ण में हमारे पास R का जो मान है वो क्या होता है, L की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमारे पास जो R है, R की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, L की अपेक्षा बहुत बड़ी होती है। L की अपेक्षा क्या होती है, बड़ी। तो लिखते हैं यदि R का मान L की अपेक्षा बहुत 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 बड़ा है तब L स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की अपेक्षा नगण्य होगा। यदि R का मान L की अपेक्षा क्या है, बहुत बहुत बड़ा है, तो R का मान जो है L से बहुत बहुत बड़ा है, तो L स्क्वायर का मान क्या होगा, आर स्क्वायर की अपेक्षा नगण्य होगा। तो इसकी जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट, 0 रखेंगे हमारे पास। तो आएगा हमारे पास E बराबर 1/4 पाई F नॉट 2P R अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। नोट्स करें स्टूडेंट, पहले इतना नोट्स करें।
तो स्टूडेंट आइए मैं इसे रफ करता हूँ, स्टूडेंट ये आर्टिकल एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। एग्जाम की दृष्टि से ये जो आर्टिकल्स है स्टूडेंट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से स्टूडेंट ये जो आर्टिकल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए स्टूडेंट अब इसे हल करते हैं। ई बराबर हमारे पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर स्क्वायर में से 0 हटाएंगे हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर की पावर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर की पावर 2, ये आर की पावर 2, तो आर की पावर हमारे पास 4 हो जाएगी। एक घात से एक घात कैंसिल, हमारे पास क्या बचे, यहाँ बचे 3। तो हमारे पास ई बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी/r क्यूब 2 पी/r क्यूब। मात्रा क्या होगा हमारे पास, न्यूटन। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमारे पास जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारे पास आती है ई बराबर 1/4 पाई। ये छोटे द्विध्रुव के लिए, ये हमारे पास क्या है, बड़े द्विध्रुव के लिए। तो हमारे पास जो छोटे द्विध्रुव के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हाई स्कूल बोर्ड में ना छोटा पूछता है ना बड़ा पूछता है, केवल वैद्युत द्विध्रुव के कारण पूछता है। तो आपको इतना निकालना है, बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड्स में इतना निकालना है स्टूडेंट। तो हमारे पास ई जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है अक्षीय स्थिति में एक्सियल पोजीशन के कारण हमारे पास, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी/r क्यूब न्यूटन कूलम। यदि मान लो इसमें हमारे पास क्या है, कोई परावैद्युत पदार्थ, आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ क्यों हो, तब यदि आपको बोर्ड में इतना शुद्ध करना है, यहाँ न्यूमेरिकल कराने के लिए बताया जा रहा है। यदि आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 पी/r। मात्रा क्या होगा, वही न्यूटन बटे कूलम। मात्रा क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूटन बटे कूलम। तो आइए स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूँ। स्टूडेंट अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी जो दिशा होती है वो होती है -q आवेश से +q आवेश। वैद्युत द्विध्रुव के आगे हमारे पास दिशा वही है -q से +q की तरफ, लेकिन अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी जो दिशा होती है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा -q से +q की तरफ होती है। -q से +q की तरफ होती है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा, लेकिन p की दिशा हमारे पास क्या होगी, वही -q से +q की तरफ। अब स्टूडेंट इसमें हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात होता है, ये मान लो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमारे पास a, ये हमारे पास b, इसके सिरे पर -q, इसके सिरे पर +q, दोनों के बीच की दूरी 2l, इसका मध्य बिंदु हमारे पास है। अब आपसे कहे कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उस तीव्रता को आप बिंदु O पर ज्ञात कीजिए, O पर निकालिए।
ई का मान, कुल ई हमारे पास क्या होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर हम यहाँ निकाले तो हमारे पास क्या हो रहा है, आर का मान इतना था हमारे पास, पी पर आर था हमारे पास, लेकिन इस बिंदु को हमारे पास आर का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। आर का मान जीरो, तो हमारे पास क्या होगा, जीरो बटे संख्या क्या होगा हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनफाइनाइट होगी, तो उसका मान क्या आएगा स्टूडेंट, अनंत आएगा। यदि हम आपसे पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुवावकोण के मध्य बिंदु पर कितनी होती है, तो वह हमारे पास कितनी होती है स्टूडेंट, अनंत होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ आर का मान क्या हो गया, जीरो हो गया, और जीरो की गुणा संख्या से करेंगे तब भी जीरो आएगा, और संख्या को जीरो से भाग किया जाता है उसका मान क्या आता है, अनंत आता है। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कितनी होगी स्टूडेंट, इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट होगी। तो स्टूडेंट कितना नोट्स करें। इसके बाद हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में, यानी जिस दिशा में हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाएंगे उसकी दिशा को छोड़कर परपेंडिकुलर समद्विभाजक लंब यानी लंब स्थिति में यहाँ या यहाँ पर क्या निकालेंगे स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की। नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट। स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं जो इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स, कभी कभी विकल्प में पूछ लिया जाता है, कभी कभी विकल्प में पूछ लिया जाता है, इस स्थिति में हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी की क्या है, इस द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के क्या है, तृतीय घात के कैसे है, व्युत्क्रमणपाती है। और बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही थी वो Q बटे आर स्क्वायर थी, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के कैसे होती है, व्युत्क्रमणपाती होती है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमारे पास जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है स्टूडेंट, दूरी के तृतीय घात के कैसे स्टूडेंट, व्युत्क्रमणपाती। तो लिखते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी R के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तब आप लिखेंगे E1/R3, या R की पावर प्लस की 3 ऊपर किसकी होगी, माइनस की होगी। स्टूडेंट यूपी बोर्ड में एक नंबर में बहुविकल्प पूछा जा चुका है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी से किस प्रकार संबंध है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका दूरी से किस प्रकार संबंध है। तो स्टूडेंट हमारे पास संबंध है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के तृतीय घात कैसे होती है, समानुपाती। विकल्प में हमारे पास ये क्वेश्चन आया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी से किस प्रकार संबंधित है, तो हमारे पास कभी एक था उसमें ऑप्शन ई समानुपाती आर की पावर प्लस के 3, मानो ई समानुपाती 1/R², ई समानुपाती 1/R3, और एक था हमारे पास ई, इनमें से कोई नहीं। तो वो ई समानुपाती 1/R3 था, उसकी जगह उन्होंने ये लिखा था। तो स्टूडेंट उसका ऑप्शन यही था, नोट्स में।